हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो देखिए, पीएस टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, हम आज उसको कंटिन्यू करने वाले हैं विद अनदर 30 एमसीक्यूज। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो इससे पहले हम एक सेशन ले चुके हैं इसके रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं अटेंड किया है तो उसी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो मूव ऑन करते हैं हमारे आज के सेशन में, जहां हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 एमसीक्यूज हैं प्रीवियस पेपर में आए हैं वो देखने वाले हैं। वो देखिए, आपको इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। सो दोनों बच्चे आप ये अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में पेपर अपना दे रहे हो या फिर पंजाबी में दे रहे हो, तो दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। The thinking process involved in producing an idea or concept that is new, original and useful। देखिए, कोई भी ऐसी हमारी सोच जहाँ पर हम कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं या फिर नया जो कॉन्सेप्ट है खुद से लेकर आते हैं। ठीक है, जो हमारा खुद का होता है, ओरिजिनल होता है और यूजफुल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज क्रिएटिविटी। हमारी खुद की क्रिएटिविटी होती है, यानी कि रचनात्मकता, जो जिसकी रचना हमने खुद ने की है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज दैट बीन ऑफ। देखिए, टीचर का रोल क्लास में क्या होता है? अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करें तो वहाँ पर टीचर्स का रोल होता है एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि मददगार दी भूमिका। ठीक है, तो फैसिलिटेटर का रोल होता है। काफ़ी सारे चीज़ों में हमने ये चीज़ की है। अगर हम NEP 2020 की बात करें, वहाँ पर भी हम क्या कहते हैं कि टीचर्स एज अ फैसिलिटेटर काम करते हैं। NCF 2005 की बात करें, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, तो टीचर्स का रोल क्या होता है कि ऐसे नहीं कि बच्चों को आप स्पून फीडिंग करवा रहे हैं, सिर्फ आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं नॉलेज। ठीक है, बच्चे खुद उस चीज़ को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने माइंड पर, ये उनके पोटेंशियल पर, उनके एनवायरनमेंट पर, ठीक है, उनकी खुद की सोच की क्षमता पर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद वेरिड सोशल चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि जो क्लास में बच्चे हैं वो अलग अलग सोसाइटी से आ रहे हैं। ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडल मैन है। ठीक है, किसी का कोई कल्चर है, किसी का कोई कल्चर है। मीन्स क्या है? इंक्लूसिव नहीं हम कह सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ क्लासरूम है। ठीक है, डाइवर्स क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, अलग अलग सोसाइटी से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनके फैमिली कल्चर्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं। तो वो कहते हैं कि एनरिच करता है बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। क्यों करता है? इसका रीज़न क्या है? सही, ये इनकरेक्ट है? बिल्कुल ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब हम पीयर्स में बैठते हैं आपके, यानी कि फ्रेंड्स में बैठते हैं, सभी फ्रेंड्स अलग अलग कल्चर के होते हैं, तो वहाँ से सीखने को मिलता है। ठीक है, इट मीन सबसे पहले तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये चीज़ करेक्ट है बिल्कुल कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो दिस इज करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। ये तो करेक्ट है ही। बिकॉज इट मेक्स अ क्लासरूम मोर हायरार्किकल। देखिए, इसका पॉइंट्स दोनों ही सही हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि अपने पीयर्स से, यानी कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनसे वो काफ़ी सारे स्किल्स हैं, सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन द ऑर्डर। तो जब टीचिंग क्लास में होती है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कि हम ये चीज़ टीच कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद सब्जेक्ट का मैटर सेलेक्ट किया जाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। फिर होता है कि हमने ये चीज़ पढ़ानी है, एक्चुअल टीचिंग उसमें होती है। ठीक है, यानी कि 4-1-3 ये वाला हमारा चल रहा है अभी तक। 4-1-5, सॉरी नॉट 3, दिस इज 4-1-5। देखिए 4-1-5 इस ऑप्शंस में है। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या होगा हमारा? इसके बाद होगी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि बच्चों को जो चीज़ सिखाई है उसको इवैल्यूएट करना। फिर होगा बच्चों को फीडबैक देना कि आप ये चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हमारी फाइनली ऑप्शन इसके बाद क्या बनी? पहले 2, फिर आ गई हमारी 3। 4-1-5-2-3 दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है,
सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे कि पढ़ाने के फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि उद्देश्यों का निर्माण, ठीक है, उद्देश्यों का निर्माण सबसे पहला है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु दी चोन, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए आता है एक्चुअल टीचिंग यानी कि अध्यापन, फिर आएगा हमारा मूल्यांकन, देन इज फीडबैक, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, Which of the following statement is correct about जीन पियाजे's cognitive development theory? जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीन पियाजे का कहते हैं कि जो स्टेजेस दी हुए हैं उन्होंने, वो ना तो वेरी कर सकते हैं ना ही कोई भी स्टेज स्किप कर सकते हैं, पूरा उसी स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चे जो है कोग्निटिवली डेवलप करते हैं, यानी कि उनका माइंड का जो है मेंटल उनका डेवलपमेंट होता है उसी अकॉर्डिंग। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग पियाजे की इन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारी करेक्ट है, क्योंकि ये कहते हैं कि स्टेजेस इनवेरिएंट हैं, किसी भी स्टेज को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ना ही किसी स्टेज को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पड़ा ना बदलन योगहन, जिसका भाव है कि कोई भी पद्धर छड्या नहीं जा सकता, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड, सीडीपी की क्लासेस हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कंप्लीट सीरीज लगा चुके हैं। अगर आपने वो अटेंड नहीं की है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगी। अब वो सीरीज डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जो उसमें कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हमने एमसीक्यूज ढेर सारे प्रैक्टिस किए हैं, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये समझ लीजिए, अगर आपने ये सीरीज अटेंड कर ली, हमारी सीडीपी की सीरीज अटेंड कर ली और उसके एमसीक्यूज कर लिए, तो 100% आपके जो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चंस आते हैं, कोई अलग से क्वेश्चंस आपको नहीं बन के आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉस्की। अब देखिए, जो वाइगॉस्की हैं, पियाजे हैं, ये क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, जो जीन पियाजे हैं वो सिर्फ बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि वो सोशल कल्चरल इन चीज़ों को मानते नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चा खुद से अपना विकास कर सकता है। लेकिन जो वाइगॉस्की हैं ये कहते हैं कि माना कि बच्चा खुद से अपना जो मेंटल डेवलपमेंट है वो खुद से करता है, लेकिन उस पर कल्चर है, सोसाइटी है, ये बहुत इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो उस चीज़ को देखिए थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जा रहे हैं हम। तो चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये तो वाइगॉस्की ने बोला ही नहीं है। तो देन इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस, ये तो बिल्कुल रॉन्ग पॉइंट हो गया, क्योंकि वाइगॉस्की तो कल्चरल को, इंटरेक्शन को, सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट कल्चर का पॉइंट क्या है, कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल, स्मॉल रोल नहीं, ये कहते हैं कि कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। सो ऑप्शन सी क्या है हमारी करेक्ट आंसर। भाषा विकास मानव सोच दी प्रकृति नू बदलता है, ठीक है, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो हमारी जो नेचर है ना, हमारे सोचने का तरीका है, उस चीज़ को बहुत ऑल्टर करता है, यानी कि उसमें उसका बड़ा योगदान होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RTE एक्ट के आधार पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी। अब देखिए, बच्चों के लिए जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए होती है, ये क्या कहते हैं कि उनको ना तो आप अलग स्कूल में डालेंगे, ना कोई वो घर पे बैठ के पढ़ेंगे, वो सभी बच्चों के साथ कॉमन एनवायरनमेंट में बैठकर पढ़ेंगे, बस उनको फैसिलिटीज़ थोड़ी उस अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रोविजंस ऐसी होनी चाहिए स्कूल में कि सभी बच्चे मिलजुल कर पढ़ पाएँ। सो इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी ऑप्शन सही लग रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। The special needs children should study in inclusive education set up with provisions to cater their individual needs। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई बच्चे व्हील चेयर पर हैं या जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो स्कूल्स में स्टेयर्स के साथ साथ रैंप बनाई चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना ऊपर नीचे आसानी से आ जा सकें। जो लाइब्रेरी है हम कहते हैं कि उसको ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, या फिर ऐसे बच्चों की क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए। मींस इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप होना चाहिए, लेकिन स्कूल के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन इफेक्टिव टीचर इन क्लासरूम वेयर स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड। अगर
टीचर क्लासरूम का इफेक्टिव है, तो जो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिन जैसे हमने डिस्कस किया ना, कोई अलग सोसाइटी से आ रहा है, कोई इकोनॉमिकली डिफरेंट है, ठीक है, या फिर सोशली डिफरेंट सोसाइटी से आ रहा है, तो इफेक्टिव टीचर किस तरह से क्लास को हैंडल करेंगे। क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज फ्रॉम सेम इकोनॉमिक, यानी कि ये तो पार्शियलिटी करना हो गया ना, उनमें भेदभाव करना होगा कि ये सोसाइटी के बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग पॉइंट हो गया। पुट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स टू वर्क हार्ड, ये भी गलत हो गया, ठीक है। उनको अलग से थोड़ी शो करोगे कि आप उन चीज़ों में लैक करते हो तो आप ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस करो, या सो एंड सो। फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप। देखिए, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल डिफरेंस वाला वर्ड आ जाए ना, कि इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, वो आंखें बंद करके आप उस पॉइंट पर टिक कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में आपको नॉट नहीं पूछा है, ठीक है। नॉट नहीं पूछा है तो ये चीज़ पर आप टिक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर उनके कल्चरल नॉलेज पर फोकस करना, ठीक है। हर बच्चा अलग अलग वर्ग से आ रहा है, तो उन सभी को इंपॉर्टेंस देनी, हर एक के कल्चर को रिस्पेक्ट करना, उस चीज़ को समझना, अपनी टीचिंग में हर के कल्चर की एग्जाम्पल लेनी, पार्शियलिटी नहीं करनी। ये क्या होता है, इफेक्टिव टीचर्स का, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होता है। सो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये चीज़। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, अ कोहेसिव रिपीटेबल action sequence possessing component actions that are tightly interconnected and governed by a कोर मीनिंग इज रेफर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये सारी स्टेजेस करने से पहले एक सेशन में मैंने आपको बताया था अबाउट द स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें वर्ड यूज़ हुआ था स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, हमारे माइंड में टाइटली इंटरकनेक्टेड एक जगह बनी होती है, जहाँ पर हमने अगर फॉर एग्जांपल कुकिंग कर रहे हैं तो हमारी कुकिंग वाला स्कीमा में से कोई इन्फॉर्मेशन उठकर आएगी। अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो जो हमारे माइंड में फीड है वो कोने में से इन्फॉर्मेशन उठ के आएगी। अगर हम किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग सारा प्रोसेसिंग होती है। सो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ ए स्कीमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कन्वेंशनल मोरालिटी इज अ स्टेज विच कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। अब देखिए, जो कन्वेंशनल मोरालिटी है, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी थ्योरी में है, दैट इज कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें ये स्टेज 2 में, सॉरी स्टेज 3 और स्टेज 4 इसके अंडर आते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी के, जहाँ पर ये कहते हैं कि अर्ली एडोलसेंस से लेके एडल्टहुड तक की ये एज होती है। सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर, कोलबर्ग की होती है ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। विच थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट्स न्यू आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो नए आइडियाज कोई भी पर्सन है कैसे बनाता है, हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। जो हमारा माइंड कंस्ट्रक्ट करता है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके, हम अपनी नई नॉलेज जो है और क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। Next question number 12. Which of the following is characteristics of self-awareness in the model of emotional intelligence? Self-awareness का meaning क्या है जो हमने मॉडल देखा है emotional intelligence का? That is know your own emotional strategies and weaknesses. ठीक है, हमें हमारी खुद की जो इमोशनल स्ट्रैटेजीज हैं या हमारी खुद की वीकनेसेस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि हम सेल्फ अवेयर हों अपने खुद के इमोशंस के बारे में, हमारी जो वीकनेसेस होती हैं वो हमें खुद को पता होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन ऑफ ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अब देखिए, हमने ट्रेड थ्योरीज की हैं जिसमें कार्ल जंग की एक थ्योरी है जहाँ पे इन्होंने बताया है दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, एक इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं। इंट्रोवर्ट जो अपने आप में ही रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो थोड़े घुल मिल जाते हैं सभी में, ठीक है। तो वहीं से क्या बने हैं एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन ट्रेट, तो ये दी है किसने, कार्ल जंग ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन यानी कि हेठ अद्वितीयां विचों केड़ा लिंग वंड वल संकेत करता है। तो देखिए नीचे, द हायरार्किकल अनइक्वल रोल्स असाइंड टू बॉय एंड गर्ल बाय द सोसाइटी, या फिर बायोलॉजिकल डिफरेंस। अब देखिए, अगर हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं ना, वो कभी भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन
जेंडर में जो भेदभाव किए जाते हैं, चाहे वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें या फिर उनके जो राइट्स हों या फिर उनको जो प्रोजेक्ट असाइन हो या फिर उनको काम दिया जाए, उसके बेसिस पर जो डिवीजन होती है ना या फिर डिस्टिंग्विश किया जाता है, उनको हम कहते हैं जेंडर डिवीजन। तो वो क्या है? द हायरार्किकल अनइक्वल रोल्स असाइंड टू बॉय एंड गर्ल बाय द सोसाइटी। जैसे बॉयज़ को थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप या फिर डोमिनेंट नेचर माना जाता है, गर्ल्स को सॉफ्ट या फिर हाउस होल्ड वर्क के लिए ज़्यादा देखा जाता है, बुक्स में भी दिखाया जाता है। सो इसकी ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रिकॉल टाइप टेस्ट एंड रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट आर द टाइप्स ऑफ विच टाइप ऑफ टेस्ट। देखिए, टाइप्स ऑफ टेस्ट हमने किए थे, तो उसमें रिकॉल जो टाइप ऑफ टेस्ट है एंड रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट, ये किसके फर्दर टाइप्स हैं? दैट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यानी कि विकल्पी परीक्षा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICIDH। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। अब देखिए, ध्यान रखिए, एक तो दिया हुआ है आपको फॉर ए है, एक है ऑफ, तो आंसर हमारा ऑफ है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। सो ऑप्शन डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन हैपन्स इन। अब देखिए, स्टार्टिंग में बिल्कुल जब हमने CDP की सीरीज स्टार्ट की थी, वहाँ पे हमने स्टेजेस डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने कहा था कि एडोलसेंस जो स्टेज है, ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे पर्सन अपनी आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्यूज़ होता है, और वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है जब वो मूवीज़ देखता है या फिर कोई उसके रोल मॉडल्स बनते हैं, तो वो खुद का रोल नहीं डिसाइड कर पाता, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, यानी कि रोल कन्फ्यूजन एंड आइडेंटिटी की। तो ये कौन सी स्टेज में होता है? दिस हैपन्स इन एडोलसेंट स्टेज। ये स्टेज सबसे ज़्यादा हम कहते हैं रिस्की होती है, जिसको किशोरावस्था कहते हैं, यानी कि किशोर अवस्था विच। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द राइट सीक्वेंस ऑफ मेजर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ एज प्रपोज्ड बाय जेरोम ब्रूनर आर। अब जेरोम ब्रूनर ने देखिए 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन दी हैं। सबसे पहली होती है इनएक्टिव स्टेज। देखिए, सबसे पहली है, तो ऑप्शन सी ही क्या होगा? करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इनएक्टिव स्टेज सबसे पहली क्या रिप्रेजेंट करती है? वो करती है नॉलेज, जो हमारे एक्शंस के थ्रू होती है। ठीक है, देन सेकंड इज आइकॉनिक। वो क्या है? एक विजुअल समराइजेशन है इमेजेस का, जिस तरह से हम उनको प्रिटेंड करते हैं, हम देखते हैं, विजुअल समराइजेशन। और थर्ड है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, विच इज द यूज ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल्स टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? इसी सीक्वेंस में इन्होंने बताया है। सो ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। So question number 19, who said that if a child will not learn before he is capable to learn, then why bother, and if the child will learn automatically after he has a capacity to learn, then why bother। ये किसने कहा है? ये कहा है जेरोम ब्रूनर ने। उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे को जो सब्जेक्ट मैटर है ना, बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, जो उनकी एज है। ठीक है, अगर वो केपेबल है किसी चीज़ को लर्न करने के, तभी वो लर्न करेंगे ना। ठीक है, बच्चा अगर किसी चीज़ को लर्न नहीं कर रहा, ठीक है, ही इज़ केपेबल टू लर्न, वो उसमें कैपेसिटी है उस चीज़ को लर्न करने की, तो वो लर्न नहीं कर रहा, फिर क्यों चिंता करते हो? लेकिन अगर वो लर्न कर रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है लर्न करने की, फिर भी क्यों बॉदर कर रहे हो? ये किसने कहा है? जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, Which of the following theories identifies 4 stages of child's intellectual development? Sensory motor stage, pre-operational, concrete operational and formal operation। ये सबसे फेवरेट थ्योरी है CDP की, जिसका नाम है जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये तो हम भूल ही नहीं सकते कि ये चारों स्टेजेस किसकी हैं? जीन पियाजे की। ठीक है, सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, You have a mixed class of boys and girls. Which method you adopt to improve cooperation between them? ठीक है, कौन सा मेथड आप अडॉप्ट करेंगे ताकि दोनों कोऑपरेटिवली जो है काम कर सकें? आस्किंग पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मेकिंग देम शेयर अ बेंच, दिस विल नॉट वर्क। सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। अब जब दोनों को एक दूसरे के साथ से कोई काम करना है, तो नेचुरली टीम वर्क में कॉपरेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर? ठीक है, जहाँ पे दोनों टीम्स गर्ल्स एंड बॉयज़ की मिलकर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच मेक्स एन एडोलसेंट रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी?
ही थिंक्स दैट ही इज़ मेच्योर इनफ, या फिर ही वॉन्ट रिकॉग्निशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, या फिर ही थिंक्स ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, या फिर ही बिलीव्स दैट ही डज नॉट नीड एनी एडवाइस। जो एडोलसेंस होता है ना, ये इतनी रिस्की एज होती है हम कहते हैं, या फिर इसमें बच्चा अपने मन की करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर अथॉरिटी उसको रोकती है, उस चीज़ को, उनको इंडिपेंडेंस नहीं देती, तो बच्चा क्या उस चीज़ के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिज वॉन्ट फॉर रिकॉग्निशन, यानी कि सभी उसको जाने और उसके थॉट्स को और उसको जो वो करना चाहते हैं उसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिले। ठीक है, इसलिए ही और शी विल रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एजुकेशन डजंट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, रादर द सोशल चेंज रिजल्ट्स इनटू एन एजुकेशनल चेंज, हुज व्यू वाज दिस। ये किसने कहा था, ये कहा था एमाइल डर्कहेम ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कंसिस्ट्स ऑफ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें होती है अटेंशन एंड रिटेंशन, यानी कि एकाग्रता अति याद शक्ति, एंड देन इज द प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड मोटिवेशन। सो फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन देखिए हमारी कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द correct answer, that is attention and retention, production processes and motivation. Now question number 25, suppose you get a Punjabi medium student who has learned Hindi। ठीक है, पंजाबी मीडियम का कोई स्टूडेंट है जो हिंदी लर्न कर रहा है, उसको 5 सेंटेंसेस दिए गए ट्रांसलेट करने के लिए, पंजाबी में हिंदी, पंजाबी में दिए गए हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। तो एज एन इवेल्युएटर विच आस्पेक्ट वुड यू ट्राई टू इवेल्युएट इन हिम, आप एज एन इन्विजिलेटर या फिर इवेल्युएटर कौन सा आस्पेक्ट को आप प्रेफर करेंगे, इवेल्युएशन किसके बेसिस पे करेंगे। सो वो सबसे बेटर क्या होगी, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है बच्चे को, कितने वर्ड्स वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तभी तो ट्रांसलेशन होगी ना, जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ट्रांसलेशन होगी। सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द स्लोगन ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन, ये किसने दी है, ये हमें पता है यशपाल की कमेटी ने दी है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चों पर बर्डन ना हो। ठीक है, बिल्कुल बच्चों के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हो एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इन समेटिव इवैल्यूएशन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज यूज्ड। समेटिव इवैल्यूएशन कौन सी होती है, जो हम कहते हैं कि 6 महीने बाद होती है, ठीक है, या फिर साल बाद होती है, ऐसी हम कह सकते हैं। फॉर्मेटिव होती है जो हफ्ते बाद या फिर कुछ यूनिट, एक आधी यूनिट जो कंप्लीट हो जाती है ना, तब बच्चों की इवैल्यूएशन होती है, वो फॉर्मेटिव होती है। समेटिव होती है जहाँ पर हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी एनुअल एग्जामिनेशन इसको कहते हैं, क्योंकि जैसे सेमेस्टर सिस्टम है ना, तो सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होते हैं वो एक तरह के एनुअल एग्जामिनेशन हो जाते हैं। सो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असेसिंग द अफेक्टिव डोमेन ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों की अगर अफेक्टिव डोमेन हमने चेक करनी होती है, ठीक है, उसको देखना होता है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वो करेंगे हम ऑब्जर्वेशन मेथड। बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तभी तो। अफेक्टिव डोमेन किसके साथ रिलेट होती है, हमारे इमोशंस के साथ। ठीक है, तो वो डोमेन को किस तरह से हम कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्रणव सीम्स टू बी ओवरलोडेड विद एनर्जी, ही बाउंसेस ऑन हिज सीट एंड फ्रिक्वेंटली इंटरप्ट्स अदर्स। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं और दूसरों को डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फोकस एंड लिसन टू टीचर्स। इनको पता है क्या कहते हैं, कुछ हाइपर एक्टिव से बच्चे होते हैं। ही इज़ मोर लाइकली टू बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इसको हम कौन सी कैटेगरी के अंडर प्लेस करेंगे, देखिए हमने डेफिशिएंसीज की थी, ये कौन सी होगी, दैट विल बी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसे देखिए जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं ना, कुछ 5-10% बच्चे होते हैं जो ज़्यादा एनर्जी, जिनके दिमाग में ना हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, हर वक्त उनको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, वो एक जगह पर ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, एक जगह पर कॉन्टिन्यूसली बैठ नहीं सकते हैं। सो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, जोन ऑफ, चलो ये मैंने तो आंसर ही बोल दिया इसका, ZPD स्टैंड फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके साथ हमारी एक और टर्म होती है स्कैफोल्डिंग। तो ये क्या होता है कि बच्चे को जितना उसका पोटेंशियल है ना, वहाँ तक थोड़ी सी हेल्प के साथ लेकर जाना, वो क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कि बच्चा जो खुद से कर सकता है,
विद हेल्प वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जितना कर सकता है, दैट जोन इज नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और उस जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले वाइगॉस्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग की थ्योरी हो गई। ठीक है, ये तो बस सीडीपी की जान है, समझ लीजिए 3-4 थ्योरीज जो मेन है इसमें। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो देखिए प्रीवियस सेशन भी आप ज़रूर देखिएगा और आने वाले सेशंस में हम और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।